Friends, how are you? सर्कुलर नंबर 167 ऑब्लिक 23 ऑब्लिक 2021 जीएसटी यानी 17 तारीख को ये आया है 17 दिसंबर को। और बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। जैसा कि आप जानते हैं 45th काउंसिल मीटिंग ने 17 सितंबर को ये नोटिफाई किया था कि रेस्टोरेंट सर्विस पे अब रेस्टोरेंट सर्विस टैक्स नहीं पे करेंगे, उनके बिहाफ पे करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर के टैक्स की पेमेंट्स की बात करता है। कुछ चीजें उसने क्लासिफाई करी हुई हैं उसके अंदर, जैसे कि अगर आप ओला उबर वगैरह के टैक्सीज यूज करते हैं तो वो सर्विस, जैसे आप अर्बन क्लैब की सर्विस, हाउसिंग हाउस कीपिंग की सर्विस यूज करते हैं वो वाली सर्विसेज। और अब उस कैटेगरी के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस भी डाल दी गई है। इसका इंटेंट दोस्तों जनरली ये होता है कि ये जो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं और जहां पे छोटे छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, तो उनसे जो टैक्स की कलेक्शन है वो आ नहीं पाती है और उनको बेनिफिट भी नहीं दिया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर होने का। इसीलिए इस सेक्शन को डाला जाता है, इनमें कैटेगरीज डाली जाती हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की होती हैं बेसिकली। तो दिस इज द इंटेंट बिहाइंड दिस। अब ये सर्कुलर किस चीज का है दोस्तों, वो देखिए। एक नोटिफिकेशन आई थी 17/2021 18 नवंबर को उसी के रिगार्डिंग कि ये टैक्स पे करेंगे। अब रेस्टोरेंट सर्विस टैक्स नहीं पे करेंगे अदर देन कौन से रेस्टोरेंट्स जिनका टैरिफ सिंगल डे का टैरिफ पर रूम पर डे का टैरिफ 7,500 रुपए से ऊपर होता है। यानी एक स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट टैक्स पे नहीं करेंगे, टैक्स पे करेंगे। अदर देन दैट सारे रेस्टोरेंट्स पे ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी अगर मैं आम भाषा में बात करूं, जोमेटो स्विगी वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो टैक्स पे करेंगे इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट। यानी अभी देखो क्या होता है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, आप डिटेल में वीडियो को देखिएगा तभी समझ आएगा, वरना मजा नहीं आएगा आपको। अभी का सिनेरियो क्या आता है वो बताता हूं आपको, उसके बाद बताऊंगा आपको मैं अब क्या होने वाला है, चेंज क्या आ गया है। चेंज कब से आएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2022 से। क्या इसका इम्पैक्ट हमारे खाने के रेट्स पे पड़ेगा, क्या हमारा खाना, क्या हमारी दाल मखनी, क्या हमारा मंचूरियन और महंगा होने वाला है, लेट्स सी देखते हैं। देखो अब क्या होता है दोस्तों, आप किसी रेस्टोरेंट, आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो या स्विगी से ऑर्डर करते हो, तो आप किसी रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करते हो। लेट्स से आपने एबीसी रेस्टोरेंट को सिलेक्ट किया, आपने बीकानेर को सिलेक्ट किया। बीकानेर ने आपको एक छोले भटूरे ऑर्डर कर ये दे दिया आपको थ्रू जोमेटो स्विगी। तो आपके पास जो इनवॉइस आता है वो बीकानेर का आता है, रेट लगता है 5% रेस्टोरेंट सर्विस पे और आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जोमेटो स्विगी अपना कमीशन का इनवॉइस चार्ज करता है बीकानेर से, अपने पैकेजिंग अपने डिलीवरी चार्जेस चार्ज करता है बीकानेर से, ठीक है, वो उसको इनवॉइस करता है। बीकानेर हमें खाने का इनवॉइस करता है। और अगर आप सेक्शन 52 पढ़ेंगे ऑफ सीजीएसटी एक्ट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की बात की गई है और वहां पे लिखा गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना होता है, उसके थ्रू कोई काम होता है तो उसके अलावा जो काम वो खुद करता है, जैसे मान लो कोई जोमेटो खैर वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मान लो मेरी कोई अपनी ऐप है, मैं उसके थ्रू को सामान बेच रहा हूं तो मुझे किसी का टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं अमेजोन के थ्रू बेच रहा हूं तो अमेजोन मेरा टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कलेक्ट करेगा। तो वो टीसीएस कलेक्ट करता था, यानी एक टैक्स कलेक्ट करता था बीकानेर से कि आपका टैक्स मैं कलेक्ट कर रहा हूं और आपके बिहाफ पे वो उसको जीएसटीआर 8 में भर के दिखा दिया करता था, जिसका क्रेडिट आपको मिल जाया करता था। यानी आपने एक बार टैक्स दिया जोमेटो को और जोमेटो ने उसकी रिटर्न भरी और वो आपको क्रेडिट के रूप में मिल गया। ये एक तरह का फ्लो बनता था। सर इसका फायदा क्या हुआ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इससे सिर्फ ट्रैकिंग करता है कि रेस्टोरेंट सर्विस ने एक्चुअली कितनी सर्विस दी है, क्या वो अपनी आउटपुट सप्लाई में उतनी दिखा भी रहा है जितनी वो जोमेटो स्विगी से बेचता है। तो ये सिनेरियो चलता था। रेस्टोरेंट सर्विसेज को अपनी जीएसटीआर 3B में दिखाता था, 1 में दिखाता था। ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने कमीशन का इनकम और डिलीवरी चार्जेस के इनकम 1 और 3B में दिखाता था। सिंपल एंड स्ट्रेट। अब क्या हो गया है, अब बोल दिया कि भैया जो खाना कंज्यूमर खाएगा, यानी जो खाना आप और मैं खाएंगे थ्रू जोमेटो स्विगी या एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैं सिंपलिसिटी के लिए जोमेटो स्विगी बोल रहा हूँ, वैसे इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर है, कोई और भी आ सकता है, जैसे उबर ईट्स आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि फेमस है इसलिए हम बोल देते हैं इनको। अब बात ये हो रही है कि अब क्या होगा, आपके पास जो खाना आएगा वो खाना भेजेगा तो आपको बीकानेर ही, लेकिन और ऑर्डर भी जोमेटो से ही होगा, लेकिन अब इनवॉइसिंग जोमेटो करेगा आपको इंस्टेड ऑफ, ये कहां लिखा हुआ है बताता हूं अभी आपको, ये जोमेटो करेगा इंस्टेड ऑफ बीकानेर। बीकानेर को आपको कुछ भी नहीं देना, ना वो आपको इनवॉइस करेगा, नहीं आपको नहीं पता लगेगा कि वो बीकानेर का है या नहीं है। ऑब्वियसली आपने ऑर्डर बीकानेर से किया है, लेकिन आपको इनवॉइस पे नहीं पता लगेगा। ऐसी ही कुछ क्लैरिफिकेशन कौन रिटर्न्स फाइल करेगा, रिटर्न्स फाइल करते हैं उसको कहां दिखाया जाएगा,
वो क्लैरिफिकेशन है सर्कुलर लिखा है। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं फटाफट रीड करता हूं इसको, मैं शॉर्ट में रीड कर रहा हूं, मैं रीड नहीं कर रहा एक्चुअली, पढ़ रहा हूं इसको। आप आप ये सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं इसको। मैं आपके सामने गो थ्रू कर रहा हूं इसका। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को अभी भी टीसीएस काटना पड़ेगा, यानी वो बीकानेर वालों से टैक्स भी, कंज्यूमर से टैक्स भी ले रहा है, और क्या वो बीकानेर वालों को टीसीएस भी काटेगा? देखिए डबल टैक्सेशन हो जाएगा ये। टीसीएस लाने का मकसद जैसा मैंने बताया कि उन सेक्टर्स को टारगेट करना था जिन सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ये 9(5) का भी टारगेट होता है और टीसीएस का भी होता है, कलेक्ट कर लेते हैं और वो आपको क्रेडिट ग्रुप में मिल भी जाता है। अब टैक्स की लाइबिलिटी ही जब रेस्टोरेंट की नहीं है, लाइबिलिटी किस पे शिफ्ट कर दी? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। तो रेस्टोरेंट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से कोई सर्विस करेगा, तो जब मेरी लाइबिलिटी ही नहीं है, लेट्स से मैं रेस्टोरेंट हूं, तो मेरा टीसीएस किस बात का? टीसीएस तो तब कटेगा ना दोस्तों जब मेरी लाइबिलिटी होगी, मेरी लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो अब आइए अब आगे देखते हैं। तो एज रेस्टोरेंट सर्विस हैज बीन डिफाइंड नोटिफाइड इन 9(5). जब 9(5) में आ गया है तो 1 जनवरी 2022 से टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है, जीएसटीआर 8 भरने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए जो चीज इसमें डाली गई है। एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को अब टीसीएस काटने ही नहीं है। सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में। बार बार सर्कुलर ने समझाने की कोशिश करी है। देखो लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। कुछ भी ई कॉमर्स ऑपरेटर और सप्लाई करता है जो कि 9(5) में नोटिफाई है, जैसे मान लो उबर ओला वगैरह सब हो गए, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस काटेगा। ठीक है, सेक्शन 52 खत्म नहीं किया है। रेस्टोरेंट सर्विस के रिस्पेक्ट में अगर कोई रेस्टोरेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विस देता है तो फिर रेस्टोरेंट का टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। एक चीज और बता दूं आपको, रेस्टोरेंट सर्विस में अगर आप रेस्टोरेंट में खुद जाके खाना खाते हो तो रेस्टोरेंट ही आपको बिलिंग करेगा, फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई रोल नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर पिक्चर में तब आता है जब आप उससे ऑर्डर करेंगे, चाहे फिर वो खाना रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से आ रहा है या फिर किसी छोटे रेस्टोरेंट से आ रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर खाना रेस्टोरेंट से आ रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आइदर रेस्टोरेंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट, जोमेटो और स्विगी टैक्स चार्ज करेंगे। जोमेटो स्विगी टैक्स चार्ज करेंगे और टैक्स पे करेंगे। लायबिलिटी रेस्टोरेंट की नहीं है, अब किसकी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, वुड ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी जोमेटो स्विगी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हैव टू मैंडेटरी टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन? क्या उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा? इवन दो दे आर रजिस्टर्ड टू पे जीएसटी ऑन सर्विस ऑन देयर ओन अकाउंट। यानी कुछ सर्विस मैं अपनी खुद दे रहा हूं, ठीक है, कुछ सर्विस मैं रेस्टोरेंट की सप्लाई कर रहा हूं मैं एक इंटरमीडियरी की तरह, तो क्या मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर देखो भैया पहले रजिस्टर्ड है रूल 8 के अंदर, जीएसटी RG01 भरा हुआ है उसने, तो उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर वो सारे काम कर सकता है। लायबिलिटीज कैसे डिस्क्लोज करनी है, कहां रिपोर्टिंग करनी है, वो बताया जाएगा अभी। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर भी लायबल है टैक्स ऑन सप्लाई रेस्टोरेंट मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस? जी हाँ, मैंने भी अभी बात को बताया, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा जीएसटी का, चाहे रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। पॉइंट नंबर 4, What would be the aggregate turnover of a person supplying restaurant service through e-commerce operator? Let's say मैं एक रेस्टोरेंट हूं, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से सारी सप्लाईज करता हूं, मेरे यहाँ पे डाइनिंग की फैसिलिटी नहीं है और कोई पैकिंग भी नहीं है, मैं सारी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर से करता हूं, तो टैक्स तो मैं कुछ दे नहीं रहा हूं। मान लो मैं 100% सप्लाई किससे कर रहा हूं? इससे करता हूं, तो मैं टैक्स तो कुछ दे नहीं रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चैलेंज आ जाता है, अगर मेरा ऐसा मॉडल है कि मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से ही करता हूं, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस शैल बी कंप्यूटेड इन सेक्शन 26 के अंदर लिखा हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। और एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर एग्जाम सप्लाईज भी आपकी आ जाती हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर का तो पार्ट वो बन जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर आल्सो इंक्लूड एग्जाम सप्लाईज, ये आपकी एग्जाम सप्लाई बन जाएगी, क्योंकि आपने सप्लाई तो करी पर टैक्स की लायबिलिटी किसी और ने दी, तो आपके लिए तो एग्जाम्प्ट हो गई ना बीइंग अ रेस्टोरेंट। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल वर्ड यूज कर रहा हूँ, हालांकि एग्जाम्पल वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, पर इसका नटशेल ये निकलता है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, अभी एक पॉइंट आएगा नील रेटेड या एग्जाम्पल के लिए ही आएगा, तो लास्ट में आएगा। मैं क्या करूँ, लास्ट में आएगा, तो लास्ट क्वेश्चन है तो वो लास्ट में आएगा, टेंशन ना लो, मैं कोई वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा। तो अब वो बोल रहा है कि उसको क्या एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा। 2 सबसेक्शन 6 में एग्रीगेट टर्नओवर का अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम सप्लाई इज इंक्लूडेड। अकॉर्डिंगली
थ्रेशहोल्ड कंसिडरेशन भी उसी हिसाब से देखा जाएगा रजिस्ट्रेशन का। पर इसमें अगर आप सेक्शन 23 पढ़ेंगे, अगर आप 100% एग्जाम सप्लाईज करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिरला ही कोई ऐसा होगा, बिरला मतलब होता है कि कोई रेयरली ही ऐसा कोई होगा रेस्टोरेंट जो कि पैकिंग भी नहीं करता, डाइनिंग भी नहीं करता और सिर्फ ऑनलाइन देता है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, व्हाट आई बिलीव इज, क्योंकि सेक्शन 23 में लिखा हुआ है अगर आप 100% एग्जाम सप्लाई देते हैं तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट जरूर बनेगा। वो एग्रीगेट टर्नओवर अलग चीज है, रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, ठीक है। तो ये बहुत पॉइंट नंबर 4 ने क्लियर कर दी। नेक्स्ट, कैन द सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर बी रिकॉर्डेड इन इनवर्ट सप्लाईज? क्या उसकी इनवर्ट सप्लाई मानी जाएगी? नहीं। क्या सर्विस, देखो रेस्टोरेंट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर है और मैं यानी खाना खा रहा हूं, तो आप कंज्यूमर हो गए हैं, आप अल्टीमेट सर्विस रिसीवर हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पिक्चर में क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में एक एंट्री और इंसर्ट कर दी। तो बेसिकली नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर इज डीम्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो जब वो डीम्ड सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी इनवर्ट सप्लाई नहीं हुई है, ये कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, इट इज नॉट अ रिवर्स चार्ज। जब ये रिवर्स चार्ज नहीं है, नो, देखो लिखा हुआ है ई कॉमर्स ऑपरेटर आर नॉट रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि उसके इनपुट सर्विस नहीं है और ना ही वो इनवर्ट में दिखाएगा और ना ही वो रिवर्स चार्ज है, इसने बताया। देखो सेक्शन 9(3) सेक्शन 9(4) इज अ रिवर्स चार्ज, 9(5) लगता है रिवर्स चार्ज है, कुछ ऑथर्स अपनी बुक में रिवर्स चार्ज भी लिखते हैं इसको, बट ये डीम्ड प्रोवाइडर होते हैं, दिस सर्विस इज नॉट रिवर्स चार्ज, यही क्लियर किया। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल है आईटीसी रिवर्स करने के जो प्रोपोर्शनेट सर्विस दी जाएगी उसके द्वारा? लेट्स से कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो 200 रुपए का टर्नओवर है उसका, लेट्स से 100 रुपए का टर्नओवर उसका होता है रेस्टोरेंट सर्विस से, 100 रुपए का अदर सर्विसेज से। तो क्या उसको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना है? क्योंकि रेस्टोरेंट्स को अपनी सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलता था, 5% अगर आप टैक्स चार्ज कर रही हैं तो, याद होगा आपको। तो क्या वही एप्लीकेबिलिटी उस पर लगेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे? देखो दोस्तों क्या बोला इसने, इन शॉर्ट बता दो आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूँ, रीजन लिखा हुआ है इसमें। ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ओन सर्विस एज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एज एन इंटरमीडियरी, वो एक इंटरमीडियरी की तरह प्रोवाइड करते हैं और ई आईटीसी अवेल करते हैं। द ई कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज कमीशन फीस चार्ज करते हैं और आईटीसी यूटिलाइज कर लेते हैं। एक खास बात बताएगा लेकिन, the ITC utilized by e-commerce operator for payment of GST on service provided by e-commerce operator on its own account say to restaurant, this situation in this regard remains unchanged। वो तो वही रही ना दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की जो सिचुएशन है सर्विस देने की, वो तो वही है, वो तो रेस्टोरेंट के बिहाफ पे डीम्ड प्रोवाइडर है, तो उससे कोई भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कोई भी आईटीसी रिवर्स नहीं किया जाएगा। पर एक बात जान लो, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी लायबिलिटी पे करेगा वो लायबिलिटी कैश में पे करेगा, आईटीसी यूज नहीं कर सकता रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर जब टैक्स लायबिलिटी पे करेगा फॉर द रेस्टोरेंट सर्विसेज, तब वो कैश पे करेगा, आईटीसी यूज नहीं कर सकता। यही अगला क्वेश्चन है, क्या वो आईटीसी यूटिलाइज कर सकता है पेमेंट करते हुए? द आंसर इज नो, वो कैश में ही अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। नेक्स्ट, would supply of goods or services other than restaurant service through e-commerce operator be taxed 5% without ITC? Obviously यार, इससे कोई सिनेरियो थोड़ी बदला है। ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आने वाली सर्विसेज पे टैक्स पे करता है, चाहे वो रेस्टोरेंट सर्विस हो जो अभी इंसर्ट हुई है या वो अलग सर्विस हो जो पहले से ही इंसर्टेड है, वो उस पर वैसे ही टैक्स पे करेगा, लायबिलिटी ही डिस्चार्ज करेगा, वैसे ही टीसीएस कलेक्ट करेगा अगर लायबिलिटी बनती है टीसीएस की तो, और टीसीएस कलेक्ट करके सारी रिपोर्टिंग वैसे ही करेगा जैसे करता था। यानी ये चेंज सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस के लिए आया है। Thus present dispensation continues for e-commerce operator on supplies other than restaurant service. On such supplies, GST will continue to be billed, collected and deposited in the same manner as being done at present. E-commerce operator will deposit TCS on sub supplies. वो सब काम करेगा जैसे पहले करता था, ठीक है। अब देखो अच्छे क्वेश्चन आएंगे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज and goods or services other than restaurant service sold by a restaurant to a consumer या customer under the same order will be billed differently. Who shall be liable for raising invoices in such case? मान लो मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, मुझे दो रेस्टोरेंट सर्विस की कैटेगरी में आती है और कोई अदर चीज भी आती है,
ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस की कैटेगरी में नहीं आती। लेट्स से कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, आप कहीं जाते हैं, कोई कैफे में गए आप, ठीक है, आप किसी कैफे में जाते हो आप, तो आपको खाना पीना भी मिलता है और वहां पे चॉकलेट्स भी मिलती हैं, केक्स भी मिलते हैं। दीज आर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। पैक्ड प्रोडक्ट मान लो, आप केक छोड़ो, आप चॉकलेट्स पे आते हो, चॉकलेट भी खरीदी आपने और एक नान और एक दाल मखनी भी खरीदी आपने, एक ऑर्डर प्लेस किया आपने ऑनलाइन जोमेटो पे, ठीक है। अब क्या होगा, एक होगी रेस्टोरेंट सर्विस दाल मखनी और नान, एक होगी चॉकलेट आपकी, जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जो कि रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है। तो क्या उसका डिफरेंट बिल होगा? आओ देखते हैं। Considering that liability to pay GST on supplies other than restaurant through e-commerce operator and other compliance under the act, including issuance of invoice to customer, continues to lie with the respective supplier. पहली बात, वो बोल रहा है कि आप ये बात ध्यान रखिए कि ऑर्डर भले ही एक हो, पर रेस्टोरेंट सर्विस सिर्फ दाल और नान थी, इसलिए चॉकलेट पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी तो रेस्टोरेंट की ही है। वही बिल करेगा, वही रेस्टोरेंट टैक्स चार्ज करेगा, वही कलेक्ट करेगा, वही पे करेगा। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग लायबल ओनली टू कलेक्ट टैक्स सोर्सेज ऑन सप्लाईज। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर वहां पे पिक्चर में क्या आता है, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर तो हुआ है, सेक्शन 52 आ जाएगा पिक्चर में। 52 ये बोलेगा कि जो सप्लाईज पे टीसीएस कलेक्ट करना है मुझे, मैं तो करूंगा, वो चॉकलेट पे टीसीएस कलेक्ट करेगा। इट इज एडवाइजेबल, इसलिए एडवाइस किया जाता है रेस्टोरेंट्स को कि आप सेपरेट बिल ही करें, क्योंकि एक बिल करेगा रेस्टोरेंट कस्टमर को जिस पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा जोमेटो के द्वारा चॉकलेट पे, एक बिल करेगा जोमेटो कस्टमर पे दाल मखनी और नान का, जिस पे दाल मखनी और नान पे टैक्स कंज्यूमर पे करेगा जोमेटो को। देखो कंज्यूमर के लिए कुछ नहीं बदला, आम आदमी के लिए वही बिल आएगा, वही टैक्स होगा, 5%, कुछ महंगा नहीं होगा। ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट आपस में खेलते रहेंगे, उनको खेलने दो भैया, हमें क्या। हु विल इशू इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस? रेस्टोरेंट सर्विस के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इशू करेगा इनवॉइस। अभी मैंने बताया आपको ऊपर कि ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको एक इनवॉइस इशू करेगा, रेस्टोरेंट सर्विस की जिम्मेदारी नहीं बनती। और बोल रहा है वो कि क्लैरिफिकेशन में भी इशूड एज रिगार्ड रिपोर्टिंग ऑफ, कहां दिखाई जाएगी ये सर्विसेज? रिटर्न्स में। अब बात रिटर्न्स की आ गई है, वो अब जिसको बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। A number of other services are already notified under 9(5) in respect of services e-commerce operator operates are presently paying GST on 3B in 3B। आम भाषा में कहूं, टीसीएस सॉरी सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कोई नया नहीं है, इसमें पहले भी एंट्रीज थी। इन एंट्रीज के ऊपर ऑलरेडी ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे कर रहे थे, 3B में दिखा रहे थे, तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। 9(5) के अंदर जब रेस्टोरेंट सर्विस आ गई है तो वो भी 3B में ही जाएगी, आउटवर्ड सप्लाई के अंदर 3.1.a के अंदर, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जीएसटी 1 कैसे भरेंगे, वो B2C या B2B सर्विस दिखाएंगे, डिपेंड करता है रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। B2B होगी तो 4A में जाएगी जीएसटी 1 के, B2C होगी तो 7A में जाएगी जीएसटी 1 के। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी नॉर्मल लायबिलिटी की तरह 3B भरेगा और 1 भरेगा। अब सर्विस तो रेस्टोरेंट ने भी दी है, तो रेस्टोरेंट कैसे 1 और 3B भरेगा? वो बोल रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस, जो रजिस्टर्ड है उसी की बात करेगा, अनरजिस्टर्ड तो रिटर्न भरेगा ही क्यों, ठीक है। अब जो रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना, वो जीएसटीआर 1 भरेगा टेबल 8 के अंदर अपनी सप्लाईज तो है, अदर आउटवर्ड सप्लाई तो है उसकी, तो वो उसको नील रेटेड और एग्जम्प्टेड के अंदर भरेगा टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 1। और यही चीज 3.1.C कॉलम है 3B का, जहां पे अदर आउटवर्ड सप्लाईज लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नील और एग्जम्प्टेड, वहां डालेगा रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट इसको वहां पे दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को दिखाएगा, चॉकलेट की यहाँ नहीं दिखाएगा। चॉकलेट तो उसकी जाएगी 3.1.A में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने, लेकिन इसके पीछे रीजन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो ये है, और बाकी और कुछ डिफिकल्टी आएगी तो नोटिस में लाया जाएगा, देखी जाएगी। तो ये सर्कुलर बड़ा है, एक्सप्लेनेशन बड़ी है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको समझ आई हो, और नहीं आई होगी तो दोबारा देखिएगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यू कैन ईमेल मी और कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, टाटा।